अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की तरफ से शुएब शाहीन को जो वोट दिए गए उन पर डाका डाला गया और जबरदस्ती तारक फजल चौधरी को जितवा दिया गया। आज शुएब शाहीन और तारक फजल चौधरी का एक दूसरे से सामना हुआ। शुएब शाहीन ने तारक फजल चौधरी के मुंह पर कच्चे के डाकुओं से भी बड़े बेशरम डाकू करार दे दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जनाब डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़े और जीत गए, और उनके साथ मौजूद है जनाब शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो इलेक्शन हार गए। देखिए हामिद मीर साहब, पहली बात तो ये है कि आपने मेरी नोटिफिकेशन का जिक्र किया है, मैं उसको क्लैरिफाई करके आगे जाऊँ। कुछ हैं जो हकीकी इलेक्टेड नुमाइंदे, जिसमें मैं भी हूँ इलेक्टेड नुमाइंदा, जो मैंने 1 लाख तकरीबन 5,000 वोट लिए हैं। तारक फजल साहब ने 51,000 लिए हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। और कल इनको जवाब इनको ले लीजिएगा, आप मुझे बात करने दें, इनको बात मुकम्मल कर लें, मैं बात करके आपकी तरफ बिल्कुल आप कीजिएगा। कल इनकी मौजूदगी में पहले इलेक्शन कमीशन ने हमें स्टे दे दिया, कंसोलिडेशन रोक दें। रिटर्निंग अफसर साहब ने राइटिंग में एक आर्डर जारी किया, कंसोलिडेशन प्रोसेस इज़ पोस्टपोन्ड टिल नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द ECP। और कल की तारीख का आज नोटिफिकेशन भी आ गया कि जनाब ये जीत गए और हम हार गए। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि कुछ तो हैं कठपुतली नुमाइंदे, कुछ हैं हकीकी इलेक्टेड। नोटिफिकेशन NA 46, 47, 48 तीनों का है जी, तीनों का है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन होता है, ये अलग एक शहर का या एक इलाके का नहीं होता। वो तब होता है कि जब कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन में अगर कोई किसी का स्टे है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, किसी का डिस्प्यूट है, तो वो 1, 2, 3 का अलग हो सकता है, वरना ये जॉइंट होता है। लिहाजा जो हम इलेक्टेड हैं, जिनके पास फॉर्म 45 की पूरी कापियाँ मौजूद हैं, उनके हमारी तादाद 170 से भी ज़ायद है। हम तो 2/3 मेजॉरिटी ऑलरेडी ले चुके हैं। अब जो लोग इस वक्त फ्रॉड और डकैती करके हमसे ये छीन चुके हैं पब्लिकली, एक चोरी होती थी ना किसी ज़माने में, और मैं ये कहता हूँ कि जो कच्चे के डाकू हैं वो मुंह छुपा करके वहाँ फिरते हैं। अच्छा, एक सवाल है, पक्के के डाकू, इसे भी आखिरी बात करके एक सवाल, आज पक्के के डाकू सब मिलके वो जश्न मनाते हैं, जनाब ये जीत गए, इनको हमने जिता दिया, हमने नोटिफिकेशन कर दिया। पीछे सवाल तो सुन लेना मेरा। परवेज खटक साहब जो हैं वो तो इलेक्शन हार गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पार्टी की सदारत से। जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन हार गए, उन्होंने पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। और तो और राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन हार गए, साद रफ़ीक साहब इलेक्शन हार गए। तो अगर ये सारी डकैती थी तो फिर इनको भी जितवा देते। नहीं तो 2 से या 4 बंदों से, ये तो वो माजरत के साथ अगर मैं कहूँ, ऐसा एक डंपिंग प्लेस रखा था गंद इकट्ठा करने का। ये जो किंग्स पार्टियां बनाई गई थी सो कार्ड, असल में तो एक ही किंग पार्टी थी ना जिसको लाना मकसद था, जिसको लाडला सुपर लाडला लाया गया। इमरान खान ने 1 साल पहले क्या कहा था, 3 काम हो गए, लेकिन वो सुपर लाडला आप नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं ना? जी मैं उसी को कह रहा हूं। तो वो मानसेरा से वो भी हार गए। तो मानसेरा से हारे तो बुरी तरह हारे ना। अभी जो यास्मीन राशिद के मुकाबले में जिताया गया, कैन यू इमेजिन, ओरिजिनल टोटल वोटों से भी ज्यादा कर दिया गया। जिस अंदाज से, अब इनका रिस्पांस ले लेना प्लीज जी। गुजारिश ये है कि शुएब शाहीन साहब ने, मुझे कुछ आइडिया था कि आप इन्हें प्रोग्राम में बुलाएंगे और इन्होंने कोई बात नहीं करनी सिवाय अपना रोना रोने के। क्योंकि आप शरारत करते हैं, मुझे पता है, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे पता था आप इनको बुलाएंगे। ठीक है। एक इन्होंने की सबसे पहले हाई कोर्ट में रेट, उसमें उन्होंने कहा जी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया जहाँ पे गिनती हो रही थी। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा जनाब के कंसोलिडेशन को रोक दिया जाए। उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, और ये खुद माशाल्लाह वकील हैं। अगर इस ऑर्डर से पहले, कल आपकी मौजूदगी में, उनका जवाब ले लें, अगर इस ऑर्डर से पहले इलेक्शन कमीशन कहता है कि ऑलरेडी वो कंक्लूड नहीं हो गई तो रोक दें। तीनों हलकों की इस ऑर्डर से पहले कंक्लूड हो चुकी थी। कमाल है, आपके साथ कल मेरी मौजूदगी में क्या ऑर्डर पास किया? NA 48, मुझे बताएं कि पीछे क्या रहेगा। अच्छा, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। और तीसरी बात का सिर्फ जवाब दे दूं, चूंकि झूठ मुंह पे बोल रहे हैं इसलिए वो कहते हैं ना। नहीं झूठ नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। सुन ले, बारी-बारी अगर बात करें तो आपकी मेहरबानी, मेरी मौजूदगी में बारी-बारी अगर बात करें आपकी मेहरबानी। इस तरह तो आपने कैंडिडेटों को बुला के लड़ाना है तो मैं तैयार हूं। नहीं, मैं इनका जवाब। दूसरी बात ये है कि मैंने ये बताऊं कि कच्चे के डाकू पक्के के डाकू, ये कहा कि मुल्क के हालात को देखते हुए हम वहां पे बैठेंगे। रिटर्निंग अफसर ने आकर मुझे, और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे ताम स्टार वार्ड्स हार गए। यार अब बात तो करने दे, बीच में स्टार वार्ड्स हार गए। ठीक है, बात तो करने दे, बीच में क्यों बोल रहे हैं? रिटर्निंग अफसर ने हमें लिख के दिया, राइटिंग में, ओरिजिनल राइटिंग मेरे पास मौजूद है, प्रोसेस ऑफ
कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन टिल नेक्स्ट ऑर्डर पास बाय द ईसीपी। चले ठीक है, अब मुझे बता दें कैसे आप कह सकते हैं। चलिए अब आगे दूसरा आप आगे चलते हैं। जो आपने मैंने आपको majority की बात दी है, की, it was already पूरे concluded before this पाकिस्तान order। के जो हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए कैंडिडेट्स ने, जिसको मुखालिफ सारे तस्लीम कर रहे हैं, तो उनको आप किसी सूरत रिफ्यूज नहीं कर सकते। इनका जो डिप्टी स्पीकर है सर सुन लें, 5 साल वो स्टे ऑर्डर पे रहा है, इनको वोट आगाज़नी नहीं थी, मुल्क की अपनी बात नहीं करेंगे, कमजोर कर रहे हैं, दूसरों को बस वो इल्जाम देते रहेंगे। चले शुएब साहब, आप जरा आप एक कौमी सतह के एक पार्टी के कौमी सतह के कौमी सतह पे आप अगर 70-80 सीटें छीन लेंगे तो आप क्या ये डकैती भी ना कहें? अच्छा, उसको हम क्या नाम साहब मैं वो नाम दे देता। अब सवाल जो है वो मेरा ये है शुएब शाहीन साहब से कि ये जो इनकी पार्टी के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, अब तक इनमें से एक साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग नून में जा चुके हैं और उनका नाम है वसीम कादर साहब। और वसीम कादर साहब को जब पीटीआई ने टिकट दी थी तो उस वक्त ही इनकी पार्टी के वर्करों को अच्छी तरह पता था कि ये आदमी इनके साथ मुखलिस नहीं है। जी हाँ, मुझे भी ये बात बहुत से लोगों ने कही और ख़ुद वसीम कादर साहब को भी ये कहा गया कि भाई हमें पता है कि आप बाकी सब गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, आप तो आराम से घर बैठे हुए हैं, तो आप टिकट क्यों मांग रहे हैं? अब शुएब शाहीन साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के नाम ले सकता हूं अगर आप चाहेंगे, जिन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये आदमी जो है ये छोड़ के चला जाएगा, इसको टिकट ना दे। मैनिपुलेट किया गया, जानबूझ के इसको टिकट दिलवाई गई और उसने वही किया जो कि उसके बारे में खदशा था, और 3-4 इस तरह के और भी हैं। क्या आप ये मानेंगे कि आपकी पार्टी के अंदर जिन लोगों को टिकटें दी गई या दिलवाई गई उसमें मैनिपुलेशन हुई और जानबूझ के उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दे दी गई जिन्होंने छोड़ के जाना था? मेरी चूँकि रेगुलर मुलाकातें थी इमरान खान साहब के साथ, प्रॉब्लम ये था, मैंने खुद रेट पटिशन फाइल की थी, हम अगर कोई चिट एक कागज़ का एक लाइन भी लेके जाते थे ना, हमसे ले लिया जाता था। कई दफ़ा 3-3 घंटे बाहर खड़े होकर कभी हमें मिलने नहीं दिया जाता था। तो ज़ाहिर है कंसल्टेशन प्रोसेस में भी प्रॉब्लम हुए हैं और हमें टिकट्स फाइनल होने में भी बहुत देर लगी और ये चीज़ें रही हैं। इस पर मैं कोई दूसरी राय नहीं कायम करता। देखें, इमरान खान साहब बाहर हूँ, बाकी लीडरशिप या जेलों में थी या अंडरग्राउंड थी। मुझे बताएं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में तो गलतियां हो सकती हैं, हम सब इंसान हैं, मगर इनके बारे में एक मुतज़ाद राय चल रही है, मुझे नहीं पता ज़्यादा तफसीलात। मुतज़ाद राय ये है कि इनको अगवा किया गया था और उसके बाद शामिल कराया गया, मुझे नहीं पता। और इस वक्त आपको एक बात बताऊं, यकीन करें, मैंने जितना इमरान खान को पिछले 2 साल में डिफेंड किया, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, स्पेशली 9th पे के बाद। मैं जब पब्लिक से वोट लेने गया, मुझे लोगों ने एक नहीं कई जलसों में कहा कि आप यहाँ हमें गारंटी दो कि तुम इमरान खान के वफादार रहोगे। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं हो सकता कि कोई दूसरी राय कायम नहीं हो सकती, कि मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि भाई मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। बात यह है कि लोगों ने वोट दिया सिर्फ इमरान खान को और उन्होंने हर एक बंदे से जो पूछा, हमें सिर्फ ये गारंटी चाहिए तुम बिकोगे नहीं। इलाके के लोगों ने इनका जीना हराम कर देना है। जो शख्स लोटा बनेगा, जो इतनी बड़ी बेगैरती करेगा कि कसम अल्लाह की कसम उठा के एहतजाज जरूर करें लोटों के खिलाफ, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, वायलेंस की बात नहीं कर रहा। अखलाकी तौर पर बंदे के ज़मीर में या अपने यहाँ कुछ शर्म हया भी कोई चीज़ होती है कि आप कसम उठा के लोगों के सामने आप पब्लिक को कह रहे हो मैं उनका वफादार रहूँगा, मेरी आपके मुझे अमानतें सपुर्द करो। हमारी मतलब ये तो बेगैरती है ना कि आप अपनी एक शर्म हया भी आपने ख़त्म। हमारी इंतखाबी तारीख का जो पहला लोटा था ना 1937 में, जो डॉक्टर मोहम्मद आलम लाहौर से इलेक्ट हुए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, मुसलमानों ने उनको वोट दिए, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो मुसलमानों ने उसकी जो लाहौर में हवेली थी उसके बाहर लोटे रखने शुरू कर दिए। तो वो बेचारा शायद लोटाइज्म शुरू हुआ। इस तरह सोशल प्रेशर का शिकार हुआ कि आखिर में उसने सियासत छोड़ दी। नाज़िर, शुएब शाहीन का ये कहना हक बजानिब था कि नून लीग ने तो कच्चे के डाकुओं से भी ज्यादा बेशर्मी इख्तियार कर ली है। कच्चे के डाकू भी चोरी करने के बाद छुप जाते हैं। ये पूरी कौम के हक पर डाका डालने के बाद, वोट पर डाका डालने के बाद आज भी किस बेशर्मी और ढिठाई के साथ टीवी पर बैठकर भाषण दे रहे हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, इससे न सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, बल्कि पाकिस्तान में पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगी। इससे पाकिस्तान की यूथ मायूस हो जाएगी। नाज़िर, जमात इस्लामी कराची के मीर नईमुल हक का कहना था कि अगर यूथ ने जमहूरियत पर यकीन किया है और उन्हें लगता है कि जमहूरियत से मुल्क में बदलाव आ सकता है, और उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश भी की, क्योंकि उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, लेकिन अब पीटीआई के वोट को मानने को तैयार ही नहीं, और ये ताकतवर लोग अपनी मन मर्जी से किसी और को ही मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। क्या ये नौजवानों को बदलाव लाने के लिए हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि यूथ मुंतशिर हो जाए और जबरदस्ती इनसे अपना हक छीन ले?
इस पर यूथ को ना उकसाया जाए, ना ही यूथ ऐसा करना चाहती है और ना ही यूथ को ऐसा करना चाहिए। नाज़रीन, इस मुल्क में चाहे जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून राइज है। अशराफी और ताकतवर लोगों ने मुल्क कौम को हाईजैक कर रखा है, लेकिन फिर भी अवाम को अदलिया से उम्मीद है कि वो अमन सुकून के साथ जमहूरियत को बहाल रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा जो पिछले 75 सालों से इस मुल्क में चलता रहा है, तो मुल्क के हालात मजीद बदतर होते चले जाएंगे। पिछले 75 सालों में हमने मुल्क के बड़े नुकसान किए हैं। मुल्क को 2 लख्त जिगर कर दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, बेनजीर को शहीद करवा दिया गया, आज भी इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। अगर इस मुल्क में 75 साल पहले जो होता रहा है वही चलता रहा तो मुल्क में कुछ भी नहीं बदल पाएगा, बल्कि मुल्क के हालात मजीद बदतर होते चले जाएंगे। अगर आज मुल्क में कोई बदलाव ना आया तो अगले 75 सालों में भी कोई बदलाव नहीं आ सकेगा और ना ही ये मुल्क तरक्की कर पाएगा। लिहाजा जिन्होंने अवाम के हक पर डाका डाला है उन्हें चाहिए कि होश के नाखून ले। लिहाजा इन्हें चाहिए कि ये इससे सबक सीखे और जो जीत रहे हैं उन्हें जीतने दे, उन्हें जबरदस्ती ना हराया जाए। तारक फजल चौधरी जो इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ टीवी पर बैठकर भाषण दे रहे हैं, उन्हें शुएब शाहीन के मुकाबले में जबरदस्ती जितवाया गया, और लेकिन इनकी बेशर्मी और ढिठाई की कोई हद ही नहीं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।